अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफिज मोहम्मद उस्मान राना और मैं आपसे मुखातिब हूं बर्मिंघम से। अगर हम पिछले चंद दिनों के वाकयात को देखें तो वो दरअसल वही मंजरनामा है जिसके बारे में इकोनॉमिस्ट दिहाइयों से वार्निंग देते रहे हैं। यानी अगर आलमी मईशत के लिए एक वर्स्ट केस सिनारियो को तस्वुर किया जाए तो वो यही होता है कि खलीज के खित्ते में कन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, स्टेट ऑफ हार्मुज जैसा अहम रास्ता मुतासिर हो जाए, बड़े एनर्जी टर्मिनल्स बंद हो जाएं और टैंकर ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाए। तो अगर आप देखें हालिया दिनों में हमें इसी किस्म की सूरत हाल के आसार नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो सऊदी अरब का रास तनूरा टर्मिनल जो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट हब्स में से एक है, मुतासिर हुआ है। इसी तरह कतर का रास लफान जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट टर्मिनल समझा जाता है, वहां भी डिस्ट्रप्शन की खबरें आई हैं। खलीज में टैंकर अटैक्स की इतलात भी सामने आई हैं। खास तौर पर अगर आप देखें तो पर्शियन गल्फ के शिमाली हिस्से और हार्मोज के इर्द गिर्द ये वही सूरत हाल है जिसे इकोनॉमिस्ट बरसों से ग्लोबल एनर्जी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा रिस्क करार देते रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि इस सब का मौशी असर क्या हो सकता है और कौन कौन से ममालिक इसमें मुतासिर होंगे। आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई कशीदगी और उस मौशी असर के बारे में जो सिर्फ जंगी महाज तक महदूद नहीं बल्कि ऑयल मार्केट्स, इन्फ्लेशन, शिपिंग रूट्स, एक्सचेंज रेट्स और बिलाखिर पाकिस्तान जैसे एनर्जी इंपोर्टिंग इकोनॉमीज तक पहुंचता है। इस वक्त असल कहानी यह है कि खलीज में जंगी खतरात ने दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया है कि आलमी मईशत अभी भी चंद इंतहाई हसास रास्तों पर खड़ी है। इनमें से सबसे अहम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जहां से 2024 में औसतन तकरीबन 20 मिलियन बैरल्स पर डे तेल गुजरा, जो आलमी पेट्रोलियम लिक्विड कंजम्पशन के लगभग 20% के बराबर बनता है। अब इसी रास्ते से गुजरने वाली ऑयल और एलएनजी की एक बहुत बड़ी मिकदार आखिरकार एशियाई मंडियों तक पहुंचती है और एशियन डेवलपमेंट के मुताबिक तकरीबन 4/5वां हिस्सा वही है जो आखिर में एशिया को मिलता है। इसलिए अगर हार्मोज में रुकावट आती है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो मुतासिर होने वाला खित्ता है वो एशिया है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर ये चार्ट देखें तो इस चार्ट के बाएं हिस्से में बाय ओरिजिन ये दिखाया गया है कि कौन से ममालिक जैसे सऊदी अरब, इराक, यूएई, ईरान, कुवैत और कतर इस रास्ते से तेल भेज रहे हैं, जबकि दाएं हिस्से में बाय डेस्टिनेशन ये दिखाया गया है कि ये सप्लाई कहां जा रही है और वहां साफ नजर आता है कि बड़ी डेस्टिनेशंस जैसे कोरिया, जापान, इंडिया, चाइना और जो बाकी एशिया ममालिक हैं वहां पे। इससे ये वाज़ेह होता है कि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि एशिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ मशीन की शहरग है। अगर यहाँ डिस्रप्शन आती है तो मसला सिर्फ तेल की कीमत तक नहीं रहता बल्कि इन्फ्लेशन, फ्रेट, फैक्ट्रीज और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सब एक साथ मुतासिर होते हैं। यानी मिडिल ईस्ट की जोग्राफियाई कशीदगी दरअसल एशिया के इकोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हिट करती है। अब इसके बाद दूसरा चार्ट अगर आप देखें जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में दिया है जिसमें नेट ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स एज शेयर ऑफ जीडीपी दिखाए गए हैं। इस चार्ट से हमें यह समझ आती है कि एशिया की बहुत सी मईशतें सिर्फ तेल दरामद नहीं करती बल्कि उनकी नेशनल इनकम का नुमाया हिस्सा एनर्जी इंपोर्ट्स पर खर्च होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 2022 से 2024 के दौरान कई एशियाई मईशतों में नेट एनर्जी इंपोर्ट्स अगर आप देखें तो वो 2% जीडीपी से ज्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ऑयल प्राइसेस में निस्बतन मुतदिल इजाफा भी हो जाए तो उसका असर इन्फ्लेशन और हाउस होल्ड इनकम दोनों पर पड़ता है। अब अगर आप यहां देखें तो असल मसला सिर्फ ये नहीं होता कि तेल महंगा हो गया बल्कि इंपोर्टेड एनर्जी बिल बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ कंप्रेस होती है और साथ ही साथ करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और गवर्नमेंट्स के लिए पॉलिसी स्पेस कम हो जाती है। अब जैसे ही कन्फ्लिक्ट ने एनर्जी ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन दोनों के बारे में अनसर्टेनिटी बढ़ाई तो मार्केट ने फौरन रिस्क प्रीमियम प्राइसिंग करना शुरू कर दिया। अगर आप देखें तो कन्फ्लिक्ट के आगाज के बाद ब्रेंट क्रूड प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 11% बढ़कर 3 मार्च को तकरीबन $82 पर बैरल तक पहुंच गई। यहां एक अहम मौशी हकीकत समझना बहुत जरूरी है। मार्केट हमेशा बंदरगाह बंद होने का इंतजार नहीं करती। मार्केट सिर्फ खतरे के इशारे पर भी कीमत बढ़ा देती हैं। ये बुरान सिर्फ क्रूड ऑयल तक महदूद नहीं रहा बल्कि गैस मार्केट भी फौरन रिएक्ट की है। अगर आप देखें तो यूरोपियन बेंचमार्क गैस फ्यूचर्स तकरीबन 40% बढ़े, जबकि एशियन स्पॉट एलएनजी प्राइसेस में भी तेजी से इजाफा हुआ।
अब इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक महदूद नहीं रहता, बल्कि साथ ही साथ पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन, साथ ही साथ आपकी मैन्युफैक्चरिंग और जो एलएनजी डिपेंडेंट इकोनॉमीज तक भी पहुंच जाता है। तो पाकिस्तान के लिए ये नुक्ता खास अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ बिजली और सनत दोनों एनर्जी कॉस्ट से मुतासर होती हैं। अब हम प्राइस चार्ट से आगे बढ़कर ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। एडीबी के शिपिंग डाटा के मुताबिक फरवरी के वस्त में टैंकर ट्रैफिक बढ़ने के बाद 1 मार्च को रोजाना गुजरने वाले जहाजों की तादाद 26 तक गिर गई, जो 22 फरवरी के मुकाबले में तकरीबन 81% कमी थी। जब जहाज कम होने लगते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जंग अभी भी बंदरगाह तक ना भी पहुंचे, लेकिन खौफ और रिस्क परसेप्शन जो है वो जरूर पहुंच चुका है। यही वजह है कि अगर आप देखें तो शिपिंग डिस्ट्रप्शन एक सप्लाई शॉक पैदा कर सकती है। चाहे ऑयल प्रोडक्शन खुद फौरी तौर पर कोलैप्स ना भी हो, क्योंकि फ्रेट, इंश्योरेंस प्रीमियम, कॉस्ट और डिलेज सब मिलकर लैंडेड कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की तरफ आएं तो ये क्राइसिस पाकिस्तान के लिए सिर्फ डिस्टेंट जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक इमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक टेस्ट बनता जा रहा है। पाकिस्तान एक एनर्जी इंपोर्टिंग इकोनॉमी है और इसके इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड बिल, एक्सचेंज रेट और साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी सब एनर्जी प्राइसेस से डीपली लिंक्ड है। अगर ताज़ा पेशरफ ये है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से यम्बो पोर्ट के जरिए रेड सी रूट पर ऑयल सप्लाईज रीरूट करने की दरख्वास्त की है, जबकि यूएई सप्लाईज के लिए भी अल्टरनेटिव रूट पर काम हो रहा है। अब इसके साथ साथ हुकूमत ने सप्लाई कंटिन्यू के लिए कुछ प्रैक्टिकल इकदाम भी शुरू किए हैं, जिनमें फोर्टनाइटली ऑयल प्राइस रिव्यू को वीकली सिस्टम में तब्दील करने की तजवीज़ और होर्डिंग रोकने के इकदाम भी शामिल हैं। जहां तक बात हुई ऑगरा के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के पास तकरीबन 28 दिन के पेट्रोल और डीजल स्टॉक्स मौजूद हैं, जो शॉर्ट टर्म कुशन फराहम करते हैं। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट लंबा हो गया तो मसला सिर्फ स्टॉक्स का नहीं बल्कि रीफिल कॉस्ट और साथ ही साथ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अगर हम एक्सपोजर की बात करें तो बड़ी एशियाई मईशतें जैसे जापान, इंडिया, कोरिया और चाइना अपनी इंपोर्टेड क्रूड डिपेंडेंस की वजह से ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। लेकिन एडीबी ये भी बताता है कि छोटी और ज्यादा फ्रेजाइल एनर्जी इंपोर्टिंग इकोनॉमीज जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका और फिलीपींस में मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा शदीद हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ हायर ऑयल प्राइसेस तेजी से इन्फ्लेशन और साथ ही साथ करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेन करेंसी डिमांड में ट्रांसलेट होते हैं। अब यहाँ पे ये बात भी समझने की जरूरत है कि एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी एक ही चीज नहीं है। मिसाल के तौर पर जापान के पास तकरीबन 254 डेज के बराबर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन चीन के पास तकरीबन 3 से 4 माह के बराबर स्टॉक्स हैं, जबकि भारत के पास तकरीबन 40 से 45 दिन का कवर है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए चैलेंज दोहरा है, क्योंकि यहाँ इंपोर्ट डिपेंडेंस भी ज्यादा है और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक जो बफर हैं वो भी महदूद है। अब यहाँ पे हुकूमतें क्या गलती करती हैं जब ऐसे इंपोर्टेड शॉक्स होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि गवर्नमेंट्स हर प्राइस इंक्रीज को मुकम्मल तौर पर सरप्रेस करने की कोशिश करती है, जबकि अब हुकूमत की ये हिकमत अमली होनी चाहिए कि उनका फोकस स्टेबलाइजेशन पर होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता ये होगा कि टारगेटेड रिलीफ कम आमदनी वाले घरानों को दिया जाए, फ्यूल होर्डिंग को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से रोका जाए और साथ ही साथ एक्सचेंज मार्केट में एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को मैनेज किया जाए। इसी तरह जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस सूरत हाल में जल्दबाजी से रेट कट्स नहीं करने चाहिए, बल्कि इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड फ्यूल, एक्सपेक्टेशन कॉस्ट जो है और साथ ही साथ रुपी प्रेशर जो है उसको देखते हुए मुहतात मॉनेटरी स्टैंस जो है वो बरकरार रखना चाहिए। तवील मुद्दत में पाकिस्तान को रिन्यूएबल एनर्जी, साथ ही साथ रिफाइनरी रेजिलियंस और स्ट्रेटेजिक स्टोरेज इन्वेस्टमेंट और डाइवर्सिफाइड जो आपकी एनर्जी सप्लाई रूट्स पर काम करना होगा, वरना रीजनल कन्फ्लिक्ट दोबारा हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हिला के रख सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।